अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉवेल सज़ाए इश्क, जिसकी राइटर हैं शाज़मीन मेहदी। इसका हम पार्ट 1 पढ़ते हैं। बुरहान सर, आपको गोली लगी है, प्लीज़ एक बार हॉस्पिटल चलें। नासिर, मैं ठीक हूँ। गोली गोश्त में पेवस्त नहीं हुई, बल्कि गोश्त को चीरते हुए निकल गई है। बुरहान लापरवाही से कहते हुए उठा। उसका इरादा शर्ट तब्दील करने का था। बुरहान, अफनान की आवाज़ एकदम खामोशी को चीरते हुए पूरी धाड़ के साथ हॉल में गूंजी। इफ़ी, इसको कैसे पता चला? बुरहान ने कहते हुए खूंखार नज़रों से पीछे खड़े नासिर को घूरा। वो मैं बंद करो ये मैं बकरियों की तरह। बुरहान बाहर जाता इससे पहले कि अफनान रूम में दाखिल हुआ। कैसे हो तुम? अफनान ने फिक्रमंदी से बुरहान को देखते पूछा। मैं ठीक हूँ इफ़ी। बुरहान अफनान के फिक्रमंद चेहरे को देखते बोला। पर तुझे गोली लगी है। तू तू तो एक मीटिंग के लिए गया था ना? हाँ, मगर वहाँ साली आ गए मिलने। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस को किसने खबर करी? इस मीटिंग के बारे में तो सिर्फ मैं, तू या वो लोग जानते थे। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस को मुखबरी की तो की किसने? आखिर किसका काम हो सकता है? कोई ना कोई तो है जो हम पर नज़र रखे हुए है। अफनान ने पुरसोश अंदाज में बोला, जबकि नासिर जो बुरहान का ख़ास बंदा था। अफनान के बाद अगर किसी का बुरहान जैदी की ज़िंदगी में अमल दखल था तो वो नासिर था। बुरहान की हर गैर कानूनी डील को अफनान और उसके बाद वो देखता। वो अफनान के आते ही बाहर जा चुका था। खैर, तू ये सब छोड़, अब मैं सब अपने तरीके से पता करूँगा। अगर ये जॉनसन की चाल है तो इसका मुंह तोड़ जवाब भी मैं खुद दूंगा। अफनान बुरहान का बाजू थामते हुए बोला। साथ साथ वो बुरहान के बाजू का मुआयना कर रहा था। सफ़ेद शर्ट उसके करस्ती बाजू से ऊपर जानी मुश्किल थी। तू शर्ट उतार, मैं ज़ख्म देखूं। इफ़ी, मैं ठीक हूँ। ऐसी मामूली चोटें तो लगती रहती हैं हमारे काम में। तू बता, जिस काम के लिए गया था वो हुआ? बुरहान, अभी किसी काम के मुतालिक कोई बात नहीं। अभी मैं सिर्फ तेरा बाजू देखना चाहता हूँ। गोया उसने बात ख़त्म की और बुरहान जानता था कि अफनान कोई दूसरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसने शर्ट उतारी। अच्छा खासे ज़ख्म को वो मामूली कह रहा था। बुरहान, तुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हो रही? अफनान ने उसके चेहरे को देखते पूछा, बल्कि वो उसके सवाल का जवाब अच्छे से जानता था, मगर फिर भी पूछ बैठा। बुरहान के चेहरे पे एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। इफ़ी, इन ज़ख्मों से ज़्यादा ज़िंदगी दर्द देती है जो नासूर बनकर दिल में वार करते हैं। और तू जानता है, मैं भी। फिर इन ज़ख्मों के दर्द पर क्या वायवेला करना? बुरहान अपने बाजू को देखते बोला। अफनान जानता था यह सब 100% दुरुस्त थी, इसलिए खामोश हो गया। ज़ख्म से पट्टी उतरने के बाद उससे फिर से खून रिसने लगा। मुझे लगता है तुम्हें एक बार हॉस्पिटल चलना चाहिए। मैं ठीक हूँ, तो इस पर बैंडेज कर दे, इसके बाद मैं कोई पेन किलर ले लूँगा। वो दोबारा लापरवाही से बोला और अफनान जानता था वो ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने ज़ख्म को अच्छे से साफ़ किया और उस पर मरहम लगाकर बैंडेज किया और साथ ही नासिर को खाना लाने को कहा। तिक्के वो पेन किलर खा रहे ताकि वो पेन किलर खा सके। अब बता, क्या बना डील भी? तुझे क्या पता? क्या लगता है सैयद अफनान शाह कोई काम अधूरा छोड़ता है? अफनान ने उल्टा सवाल किया तो बुरहान के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। नहीं, अफनान ने कहते ब्लेज़र की पॉकेट से हाथ डालकर एक वेलवेट की सिया थैली निकालकर कांच की टेबल पर रखी, जिसे देखते ही बुरहान की घनी मूंछों तले उनाबी मुस्कुराहट उभरी और सियाही आंखों में चमक कई गुना बढ़ गई। उसने हाथ बढ़ाकर थैली उठाकर खोली तो उसमें चमकते हीरो ने उसकी आंखों की चमक को मज़ीद बढ़ा दिया और उसे मुस्कुराते देख अफनान का रगों में दौड़ता खून वैसे ही बढ़ गया। कहने को तो वो दो थे, मगर इनके दिल एक थे। दो दोस्त नहीं, भाई थे। वो एक दूसरे का बाजू थे। कौन कहता है इस ज़माने में दोस्त नहीं होते? वो दोनों दोस्तों की एक ज़िंदा मिसाल थे, जिस पर बुरहान जदी का नाम लिया जाता। वहाँ लोगों की ज़बानों पर खुद ब खुद ही सैयद अफनान शाह का नाम आ जाता। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। दुनिया की नज़रों में वो बिजनेसमैन थे और पुलिस की नज़रों में स्मगलर, गैंगस्टर, मगर एक दूसरे के लिए वो दोनों एक दूसरे का दिल थे। कितने में डील हुई? 50 करोड़। गुड। नासिर, जी सर। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। कॉफ़ी तैयार करो, ऊपर भेज देना। बातों के दौरान वो भी खाना खा चुके थे। जी सर, वो कहते हुए वापस मुड़ गया, जबकि अब वो दोनों ऊपर जा रहे थे। सर, कॉफ़ी।
बुरहान टेरेस पर खड़ा शहर एक आयत की रोशनी को देख रहा था, जबकि अफनान टेरेस चेयर पर बैठे पाँव सामने टेबल पर रखे आंखें बंद किए ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। आज वैसे भी वो पूरे एक हफ्ते बाद पाकिस्तान आया था और आते आते ही रास्ते में उसकी फॉरेन क्लाइंट से बात हुई थी, जो एक दिन पहले यहाँ आए थे और आज इनसे मिलना चाहते थे। अफनान वहाँ से ही इनसे मिलने चला गया था। क्या सोच रहे हो? अफनान कॉफ़ी के दोनों मग लेते इनके पास आते हुए बोला, आज के हमले के बारे में। यार, जॉनसन ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऐसे में वो खुद भी फंस सकता है। ये किसी और का काम है। मुझे भी यही लगता है। बुरहान ने इसके हाथ से मग लिया। कोई तो गद्दारी कर रहा है, पर तुम फिक्र ना करो, 24 घंटों में तेरे सामने होगा। हाँ, जानता हूँ, तेरे होते हुए मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बुरहान ने उसके कंधे पर बाजू रखा। वैसे आज के दिन में एक काम तो सही हुआ। मुझे इन डायमंड्स की ज़रूरत थी, जो मैं जानता था कि मेरा इफ़ी ले आएगा। इफ़ी लफ्ज़ पर अफनान ने घूरा। कितनी बार कहा है ये इफ़ी मत कहा कर। इतना अजीब लगता है, जैसे कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हो। इसके अंदाज पर बुरहान का फलक शिगाफ क्या कहा रात की तारीकी में गूंजा, और अफनान की इस छीड़ पर ही तो बुरहान की जानबूझकर इसे तंग करने के लिए इफ़ी कहता था। और फिर काफ़ी देर वो दोनों बातें करते रहे। आखिर एक हफ्ते बाद वो मिल रहे थे। इस वक्त वो दोनों जिम में थे। अफनान जैसे ही पुशअप करके सीधा हुआ, उसकी नज़र बुरहान के बाजू पर पड़ी थी, जो बेनियाजी से केबल मशीन पर मस्कल्स एक्सरसाइज कर रहा था, और ज़ख्म पर खिंचाव की वजह से एक बार फिर खून रिसने लगा, मगर वो पसीने में शराबोर अपने बाजू से लापरवाह ड्रॉक किए जा रहा था। बुरहान, तेरा बाजू। अफनान ने आगे बढ़ते से रोका। मैंने कुछ बकवास की थी तुझसे, मगर नहीं, मेरी सुनता ही कौन है? अब देख ज़रा, एक तेरी ही तो सुनता हूँ। अच्छा? अफनान ने तंज़िया अंदाज में अच्छे को खींचा। नासिर, और वो बोतल के जिन की तरह हाजिर है। पहली आवाज़ पर ही इसने अपने दोनों मालिकों को देखा, जो इस वक्त अपने सर क्लर्क से पसीने में नहाए हुए थे। नासिर, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। जी सर, ये ज़ख्म गहरा है, ऐसे ठीक नहीं होगा। तुम अभी के अभी हॉस्पिटल चल रहे हो। अब मैं कोई इनकार नहीं सुनूं। ओके, जो हुक्म मेरे आका। बुरहान जानता था अब वो इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब अफनान ने उसकी माननी नहीं थी। हेलो लुकमान। यस सर। यस। डॉक्टर लुकमान ने बिना देखे मसरूफ़ से अंदाज में फ़ोन कॉल कान पर लगाई। लुकमान, मैं अफनान बात कर रहा हूँ। तुम हॉस्पिटल में हो? ओके। ओह, कैसे हो अफनान? और पाकिस्तान कब आए? कल। हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। खैरियत? आकर बताता हूँ। ओके। और फिर आधे घंटे के बाद वो दोनों हॉस्पिटल के प्राइवेट में बैठे थे, मगर डॉक्टर लुकमान को एक इमरजेंसी जाना पड़ा। असल में एक एक्सीडेंट केस आया था। लुकमान जाने से पहले मेल नर्स को कह कर गया था, इन्हें प्राइवेट रूम में बिठाइए, और अब वो वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। क्या मुसीबत है, अब मैं यहाँ मरीजों की तरह बैठा रहूँ? वो झंझनाहट भरे लहजे में बोला, यार, अगर वो मसरूफ़ है तो ज़रूर कोई सीरियस मसला होगा। तो 2 मिनट आराम से बैठ नहीं सकता? हाँ, मैं यहाँ आराम से बैठा रहूँ, कोई काम ना करूँ। इसकी बात पर अफनान के चेहरे पे मुस्कुराहट भरी, जो वह कमाल महारत से ज़ब्त कर गया। तभी एकदम से रूम का दरवाज़ा खुला और एक परी पैकर चेहरा नमूदार हुआ, जो भी थी अल्लाह ताला का एक हसीन शाहकार थी। कांच सी सब्ज़ आँखें, जिन पर सिल्वर कलर का फ्रेम का चश्मा था, भूरे बाल जिनकी ऊंची टील की है, सफ़ेद ओवरऑल पहने, गले में स्कॉप स्कोप टेलीस्कोप डाले आई थी, बिना राज़ी बिना अर्ज़ अर्ज़ी बिना बिना से सॉरी बिना अर्ज़ी बनाऊँ सिंगार के। वो इतनी मासूम लग रही थी कि बुरहान की पहली नज़र ही इस पर से हटने को तैयार नहीं इनकारी हुई थी। वो कोई सड़क छाप लोफर लड़का नहीं था। वो AB ज्वेलर्स का मालिक था। ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी उसकी एक पहचान थी। उसके तैयार करदा पीस हाथों हाथ लिए जाते थे। सर, बाजू चेक करने के लिए या तो आप बाजू फोल्ड कर लें, या फिर आपको ये गाउन पहनना पड़ेगा। सामने खड़ी डॉक्टर लड़की की पेशेवराना अंदाज में बोली। इसका रवैया एक नॉर्मल प्रोफेशनल डॉक्टर वाला था। हल्के बुरहान को एक बार देखने के बाद लड़कियां मर मिटती थी, मगर डॉक्टर अंजिशा इन सबसे अलग थी, इन सबसे मुख्तलिफ। इसे अपने सामने बैठे बंदे के हुस्न से कोई सरोकार नहीं था। वो सिर्फ पेशेंट था। एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई मेल डॉक्टर नहीं? अफनान की बात पर अंजिशा ने गर्दन घुमाकर
देखा। सॉरी, पर इस वक्त यहाँ 2 ही मेल डॉक्टर्स अवेल हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। इसकी आवाज़ इसी की तरह खूबसूरत थी। आप प्लीज़ चेंज कर लें ताकि मैं आपका बाजू चेक कर सकूं। और फिर बुरहान ने चेंज करने पर अंजिशा ने उसके बाजू को मुआयना किया। देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। क्या वो इंसान नहीं था या इसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था? ज़ख्म अच्छा खासा गहरा था, बल्कि एक तरफ से होते दूसरी तरफ गोली निकली थी। अंजिशा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। उसी पल दोनों की नज़रें मिलीं। गहरी सी आंखों में सब्ज आंखों को देखते चमक बढ़ी। अंजिशा की आंखों का सवाल बुरहान के लबों पर मुद्दम मुस्कुराहट उभरी। जैसे ना तो अंजिशा और ना ही अफनान देख सके, क्योंकि अफनान के सामने अंजिशा खड़ी थी। सर, ज़ख्म काफ़ी गहरा है, महज बैंडेज करने से ठीक नहीं होगा, हमें स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। अंजिशा ने सर उठाते अफनान को देखा, क्योंकि इसे बुरहान की गहरी आंखों से अजीब उलझन हो रही थी। अब की बार उसने आंखों में ना देखा, सीधे अफनान की तरफ मुड़ी। बैंडेज उतरने से बुरहान का बाजू फिर से लाल होने लगा। अफनान ने बुरहान की लापरवाही से इसे ताज्जुब से देखा और फिर डॉक्टर अंजिशा को ओके, नो प्रॉब्लम। गोली कब लगी? इसने दोबारा चेक करते पूछा। कल। अब की बार अफनान की जगह बुरहान ने खुद कहा था। और कल के बाद आप आज चेकअप करवा रहे हैं? अब की बार इसकी आंखों के साथ साथ लहजे में भी हैरत का अंसर नुमाया था। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है अपनी जान को लेकर? मगर वो नहीं जानती थी ये बुरहान दैदी था, जिसने तकलीफ़ों को महसूस करना छोड़ दिया था। एक इमरजेंसी केस आ गया था। लुकमान रूम में दाखिल हुआ। इट्स ओके। और यार, क्या हुआ? इसने अफनान को देखते बुरहान को देखा, जिसके बाजू का मुआयना अंजिशा कर रही थी। डॉक्टर अंजिशा, क्या कंडीशन है? बुरहान ने इसका नाम ज़ेरे लब दोहराया, साथ ही इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट अपनी झलक दिखाकर गायब हो गई। जबकि इसके लबों की मुस्कुराहट अफनान ने सब हैरत से देखा था। और फिर एक नज़र डॉक्टर अंजिशा को। डॉक्टर, गोली बाजू को चीरते निकल गई, लेकिन मसल्स टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं और ज़ख्म भी काफ़ी गहरा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई है। जस्ट टू स्ट्रिप विल नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, वी विल हैव टू पुट स्टिचेस। सिर्फ पट्टी करने से खून बहना बंद नहीं होगा, हमें टाँके भी लगाने पड़ेंगे। वो प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रही थी। ओके। डॉक्टर लुकमान ने ज़ख्म का खुद से मुआयना किया था। वाकई ज़ख्म गहरा था। डॉक्टर अनीशा, आप स्थीनिया इंजेक्शन लेकर आए। डॉक्टर लुकमान ने हाथ पर ग्लव्स पहनते कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। बुरहान की बात पर डॉक्टर लुकमान तो नहीं, जबकि अंजिशा हैरान हुई थी। लेकिन आपको बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, अंजिशा ने इसे समझाना चाहा। नहीं होगा। ओके, एज़ यू विश। अंजिशा ने कहते दोबारा कॉटन से ज़ख्म साफ किया। डॉक्टर लुकमान बुरहान को टाँके लगा रहे थे, जबकि अंजिशा की हैरत ज़दा आंखें बार बार बुरहान के तासुर चेहरे को देख रही थी। इसके चेहरे पर दर्द की तकलीफ रत्ती भर नामो निशान नहीं था, जैसे वो दर्द सहने का आदी हो। मैं आई कम इन सर? यस यस। आईजी साहब ने सर उठाते एसपी इरहा को देखा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे एएसपी इरहा। थैंक यू सर। इरहा ने बैठते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आई कम इन सर? यस यस। ISHO दानियाल। यस यस, आइए SHO दानियाल। मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ। सॉरी गैस, ये जिसने भी नॉवल टाइप किया उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जिसकी वजह से मैं भी गलत पढ़ जाती हूँ। और कमेंट में बताइएगा कि आपको नॉवल पसंद आ रहा है या नहीं। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। नो, इट्स ओके। आए बैठें। सर, ये फ़ाइल। SHO दानियाल ने एक ब्लू कलर की रवाली फ़ाइल इनकी तरफ बढ़ाई। सॉरी इरहा, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है। ये फ़ाइल दानियाल आप ASP इरहा को दें। आज से ये केस को इरहा देखेंगे। उन्होंने इरहा को देखते हुए कहा। ओके सर। इरहा, आप इस फ़ाइल को अच्छे से रीड करें। आज रात आपके पास वक्त है, कल इसके मुतालिक आपसे डिस्कस किया जाएगा। आपने एक बार ये केस हैंड ओवर कर लिया तो फिर आप इससे बैक नहीं कर सकती। ओके सर। कल 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़। इरहा फ़ाइल लेकर निकल गई।
सर आपको लगता है एसपी राणा केस हल कर पाएंगी? एसएचओ दानियाल ने आईजी को देखते हुए पूछा। हाँ, वो ये केस हल करने की काबिलियत रखती है। ओके सर, जैसा आपको बेहतर लगे। एसएचओ दानियाल, आपको भी कल 10 बजे पहुंचना है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। एसएचओ ओके जाने के एसएचओ के जाने के बाद भी इनकी सारी की सारी सोचें एसपी राह की तरफ थीं। कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त 4 नफूस थे जिनके लबों पर फ़क्ल था, मगर इनकी आंखें सामने प्रोटेक्टर की मदद से बड़े पर्दे से उभरते चेहरों को देख रही थीं। जैसे जैसे एसपी दानियाल की उंगली लैपटॉप से टच पैड पर हरकत कर रही थी, वैसे ही स्क्रीन की तस्वीरें तब्दील हो रही थी और फिर आकर एक तस्वीर पर दानियाल के हाथ की हरकत रुकी थी और वो तस्वीर पूरी आबताब से रोशन थी और इस तस्वीर के 2 चेहरे नुमायाँ थे। एक चेहरे पर इंतहा की संजीदगी थी तो दूसरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर इसकी मुस्कुराहट भी कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी। इसमें तल्खी थी, जैसे मुस्कुराहट अपने पीछे कई दर्द छुपा रही हो। बुरहान सैदी एंड सैयद अफनान सैदी शाह। अफनान शाह। कॉन्फ्रेंस रूम की गहरी खामोशी को एसएचओ दानियाल की आवाज़ ने तोड़ा। एएसपी इरहा केस बहुत अहम है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। इस नौयत का आपका ये पहला केस है। मुझे लगता है आपको एक बार और सोचना चाहिए। डीएसपी रिजवान साहब ने इरहा को वार्न किया। यस सर, मैं जानती हूँ मेरा ये पहला केस है, मगर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी इस केस में। एएसपी इरहा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। मुझे फ़ख्र होता है कि आप जैसे काबिल ऑफिसर को देखकर। आईजी साहब ने इरहा को एतमाद देखते कहा पूरा एतमाद देखते कहा, थैंक्स सर। आईजी एएसपी इरहा, एक बार और सोच लें। एएस पी रिजवान साहब ने एक और मौका दिया। यस आई विल डाउट। सोच लिया सर, मुझे खुशी हुई आपके फैसले से। एएसपी साहब के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक आई और गुजर गई। जबकि एएसपी आईजी साहब पूरी सोच नजरें इरहा के चेहरे पे थी। ये काम खतरनाक भी हो सकता है। अब की बार एसएचओ दानियाल ने भी राय दी। शायद आपको अच्छी तरह इसका अंदाज़ा नहीं, मगर आगे जाके आपको इस बात समझ आएगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ, चाहे जो भी हो, हर हाल में इस मिशन को पूरा करूँगी। गुड। एएसपी रहा, हमें उम्मीद है कि आप हमें डीएसपी रमल ऐवान की तरह मायूस नहीं करेंगी। जैसे वो इस मिशन से फतहयाब होकर लौटे हैं, वैसे ही आप भी इस मिशन को कामयाब करके हमारे सामने आएंगी। आईजी साहब की बात पर उसने सर हिलाया। पूरे यकीन के साथ मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी इस मिशन पर और अपना बेस्ट दूंगी। इसके लहजे में, इसके राते में मजबूती थी। एस एस एच एस एच ओ दानियाल हर वक्त आपके इर्द गिर्द होंगे। कभी भी आपकी मदद की ज़रूरत हो तो आप इन्हें कहेंगे, या आपको अपने गिर्द खतरा लगे तो आप इन्हें सिग्नल देंगी। बाकी काम इनका होगा। यस सर, मुहिम में आप पर पूरी निगरानी रखूँगा। यस मैम, मैं आप पर पूरी निगरानी रखूँगा ताकि आपको कोई मसला हो तो मैं पहुँच सकूँ। बाकी मैं इन दोनों पर पिछले 3 माह से नज़र रखे हुए हूँ। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और आपने सैयद अफनान शाह के सामने कैसे आना है, वो भी सब इंतज़ामात मैं कर चुका हूँ। उसने कहते एक फ़ाइल इसके सामने रखी। मैम, ये आपका न्यू आईडी कार्ड, जिसमें अब से आप न्यू न्यू नेम ज़रगुल हाशिम ख़ान होगा। ज़रगुल। इरहा ने इस नाम को दोहराया। ओके। और फिर बाकी कहानी भी दानियाल इसे बताता जा रहा था कि इसे क्या क्या कहना है। मैम, आपको पश्तो आती है, जो एक और प्लस पॉइंट है। आपकी फ़ेवर में मैं एक पठान फैमिली से हूँ। दूसरा, आपको ये श्योर करना है कि आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं। ओके, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। बाकी सर आपको ब्रीफ कर चुके हैं। आई होप आप समझ चुकी होंगी। यस सर। ओके, आप कल से इस मिशन पर काम शुरू कर सकती हैं, लेकिन याद रहे, जब तक आप इस मिशन को पूरा नहीं कर लेती, आप अपने घर वालों के लिए अजनबी हैं और आप मिशन मुकम्मल करके ही घर वापस आएंगी, इससे पहले नहीं। एसएसपी रिजवान साहब की बात पर मैंने एक पल को सोचा और फिर इस बात में सर हिला दिया। आप अभी घर जाएं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। कल आपको फजर के वक्त एसएचओ दानियाल पिक कर लेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। इरा ने उठते कहा और सर पर पुलिस की कैप पहनी आईजी साहब और एसएसपी रिजवान को सलूट करती बाहर निकल गई।
सर क्या आपको लगता है एसपी राह ये कर पाएंगी? एसएचओ दानियाल ने दोनों को देखते पूछा। एसएचओ ये हमारे वतन की बेटियां हैं, इन्हें किसी से कम मत समझना। ये अगर एक घर संभाल सकती हैं तो ये वतन को भी संभलने की ज़रूरत और हिम्मत रखती हैं। ये फातिमा जिन्ना की कौम की बेटियां हैं और अगर आप मुस्लिम तारीख देखें तो हज़ारों कुर्बानियाँ मिलेंगी आपको। और अभी भी जिंदा मिसाल डीएसपी अमल की सूरत में आपके सामने है। एसएसपी रिजवान की बात पर एसएचओ दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। वाकई वो जुर्रत बहादुरी की मिसाल थी। हाँ जी साहब, एसएसपी साहब की बात पे इत्तेफाक करते थे। ओके सर, अब मैं निकलता हूँ, मुझे कल सब इंतजामात करने हैं, एसएचओ दानियाल ने उठते हुए बोला। ओके सर, डीएसपी रमल से बात हुई आपकी? कहाँ तक आप पहुँचा इनका केस? हाँ, कल बात हुई थी और वो अपने केस को काफ़ी हद तक मुकम्मल कर चुकी हैं, बस कुछ दिन और फिर हमारे पास सब सबूत होंगे। डीएसपी रमल का केस मुकम्मल हो जाएगा। सर वैसे डीएसपी रमल बहुत काबिल ऑफिसर हैं, अब तक वो अपने हर केस में कामयाब हुई हैं और मेरी ये ख्वाहिश है कि एसपी इरहा भी अपने केस में कामयाब होकर लौटें। आमीन। कुछ दिन बुरहान तुम्हें एहतियात करनी होगी, बाजू को गीला नहीं करना, हाँ ना ही ज़्यादा जोर लगाना है, मतलब जिम वगैरह बाजू से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना जिससे कि तुम्हारे टाँके ना खिंचें, और ये कुछ मेडिसिन हैं जो वक्त पर लेनी है। दूसरा, डॉक्टर अंजीशा जा चुकी थी जबकि लुकमान अब बुरहान को ज़रूरी हिदायत कर रहा था, मगर बुरहान को तो इस नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन तो वैसे ही बेजार हो गया था एकदम से। ओके, मैं ख्याल रखूँगा, उसने कहा। जाकर शर्ट चेंज की जबकि अफनान डिस्क्रिप्शन ले चुका था। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ चुप हो गए हो, क्या हुआ है? अफनान ड्राइव करते बुरहान से बोला, जो पहले से कुछ ज़्यादा खामोश था, बल्कि कुछ सोच रहा था। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बुरहान, तुम शायद भूल रहे हो, भाई हूँ तुम्हारा, और इसलिए बताओ क्या बात है? खुद को तो भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं। अच्छा बताओ। इससे यार कोई बात नहीं, वो दुबई वाले डील के बारे में सोच रहा हूँ। तुम कब से सोचने लगे? आज से ही, बुरहान मुस्कुराहट दबाते बोला। वो तो लग रहा है मुझे। अच्छा तुम बताओ, कल किस टाइम जाओगे? कल 10 बजे। नासिर नासिर, अरे यार कहाँ है? अफनान सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। जी सर, यार अच्छी सी कड़क सी कॉफ़ी तो बनाओ। ये बुरहान कहाँ है? वो तो ऊपर है। ओके, कॉफ़ी वहीं ले आना। अफनान कहते ऊपर चला गया। सर आपकी कॉफ़ी। रख दो। इसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और बुरहान बाहर आया। बुरहान, मुझे मना किया था बाजू गीला नहीं करना। कुछ नहीं होता, अब क्या मैं इस वजह से शॉवर ही ना लेता? बुरहान आईने के सामने खड़े बाल खुश करते बोला। सर आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? बुरहान रुक एक मिनट। क्यों? बुरहान ने सवालिया अंदाज में अप्रोच का। अफसार ने छोटे बॉक्स से कॉटन और एंटीबायोटिक यानी पायोडीन ली और बुरहान के जख्म को साफ किया। मीटिंग कैसी रही? हमेशा की तरह A1, और ये रहे डायमंड। अफसान ने जैकेट अफसान ने कहते जैकेट की अंदरूनी पॉकेट से एक सूख थैली निकाली और उसका मुंह खोलते डायमंड्स को हथेली पर डाला। हीरों की चमक से एकदम रूम में रोशनी फैली और साथ ही बुरहान की आंखों में चमक। उसने अफसान की हथेली से एक हीरा उठाकर चेहरे के सामने किया और फिर अफसान को कहा, कल जो सेट तैयार होना है उसमें ये डायमंड लगने थे और आज हर हाल में ये बुरहान को चाहिए थे। परसों सुबह इस सेट ने एक एग्जीबिशन में जाना था। ये टीपिंग डायमंड बुरहान को हर हाल में चाहिए थे और वो भी आज की तारीख में, जो अब हासिल हो चुके थे। नासिर, तुमने कुछ नोट किया? वो कुछ देर पहले खाना खाने के बाद ऊपर टेरेस पर बैठे थे जब अफनान ने नासिर से पूछा, क्या सर? यही कि आजकल ये तुम्हारा बॉस, मतलब मिस्टर बुरहान दर्दी, कहाँ गुम रहते हैं? अफनान ने शरारत से बुरहान को देखते कहा, जो इजी से अंदाज में टेबल पर पाँव रखे आंखें बंद किए चेयर की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। हाँ सर, मैं भी एक दो दिन से नोट कर रहा हूँ। देखा, मैं भी कहूँ कि मेरा वहम तो नहीं हो सकता। कोई तो बात है बुरहान साहब, किसी के ख्यालों में गुम है, मतलब लड़की? नासिर ने हैरत से जुमला मुकम्मल किया। जहाँ तक वो अपने मालिक को जानता था, बुरहान औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता था, मगर इसे औरत ज़ात पर भरोसा ही नहीं था। फिर किसी लड़की के ख्यालों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बुरहान सर और लड़की, और नासिर की बात पर अफनान का क्या कहा लगा। क्यों बुरहान और लड़की क्यों नहीं हो सकती? नहीं वो अफनान की बात पर नासिर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। तुम दोनों के पास कोई और काम नहीं? बुरहान ने आंखें
وال کر کے دونوں کو گھورا۔ وہ کیا ہے نا، ہمارے پاس ابھی کسی کے خیالوں میں گم ہونے کے لیے کسی کا خوبصورت چہرہ نہیں۔ افنان نے بھرپور شرارت سے کہا۔ برہان نے تعصب سے دیکھتے اٹھا، جبکہ ناصر کا ابھی بھی منہ کھلا ہوا تھا اور افنان کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی، یعنی بات 100% درست تھی اس کی۔ تین نشانے پہ لگ گیا تھا۔ وہ اس دن سے نوٹ کر رہا تھا جب سے برہان ہاسپٹل سے آیا تھا۔ اس کے انداز کچھ چینج ہوا تھا اور اب یہ بات افنان نے برہان کے منہ سے سننی تھی۔ ہیلو سر، ہاں بولو فہیم۔ افنان نے گاڑی کا احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا، سر وہ ڈائمنڈ جو آپ نے مجھے لانے کے لیے کہے تھے وہ نہیں مل رہے کیا؟ فہیم کی بات پر افنان کا پاؤں ایک دم بریک پر لگا اور فضا میں گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ اگر وہ بروقت بریک نہ لگاتا تو سامنے سے گزرا وجود جو گاڑی کے ایک دم ٹکرایا تھا وہ نیچے آ کر کچلا جاتا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ہیلو سر، جبکہ افنان نے بنا دوسری طرف کی بات سنے فوراً گاڑی سے نکلا۔ محترمہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ افنان نے جھکتے پوچھا، مگر دوسری طرف سے جواب ناراد۔ محترمہ کیا آپ ہوش میں ہیں؟ مگر اس بار میں کوئی جواب نہیں۔ اوہ شٹ یار! افنان نے ہاتھ بڑھا کر زمین پر گرے وجود کو دیکھا جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے سے چادر ڈھل گئی تھی جس نے اسے کور کیا تھا۔ ایک تو فہیم کی دی گئی خبر اور اب یہ سب۔ اس کا دن ہی خراب تھا شاید۔ افنان سے ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے جھکتے ہوئے بے ہوش وجود کو زمین سے اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالا اور ساتھ ہی بلوٹوتھ لگا کر گاڑی سٹارٹ کرتے دوبارہ فہیم کی آتی کال اٹھا گیا۔ سر پلیز آپ گھر آ سکتے ہیں؟ اوکے میں آتا ہوں، افنان نے کہتے ایک نظر پیچھے دیکھا اور پھر لقمان کو گھر آنے کا کہا۔ اب وہ اس وقت ہاسپٹل نہیں جا سکتا، اسے ہر حال میں گھر پہنچنا تھا۔ سر یہ فہیم نے حیرانی بھری نظروں سے افنان کے ہاتھوں میں موجود وجود کو دیکھا۔ لائٹ فروزی رنگ کے کیپری لانگ شرٹ کے ساتھ بڑی سی پنک چادر جسے اس نے سر پر اچھے سے اوڑھے اسی سے ہی اپنا چہرے کو کور کر رکھا تھا۔ ٹکرانے سے پہلے افنان اسے بنا جواب دیے اپنے روم کے ساتھ والے روم میں داخل ہو گیا اور اپنے بازوؤں میں موجود وجود کو بیڈ پر ڈالتے ہی اسے کمبل ڈالا اور خود باہر نکل آیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ افنان نے پیچھے دروازے کو بند کرتے پوچھا۔ سر وہ ڈائمنڈ لاکر میں فہیم ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اپارٹمنٹ میں ایک چونٹی تک داخل نہیں ہو سکتی ہے تم کہہ رہے ہو یہاں سے ڈائمنڈ غائب ہے؟ تم رکو میں خود دیکھتا ہوں۔ تم جا کر جوس اور کچھ کھانے کے لیے بناؤ، لقمان آتا ہوگا۔ جی سر، فہیم کہتے اوپن اسٹائل کچن میں چلا گیا جبکہ افنان اپنے روم میں۔ کہاں گئے؟ افنان نے فکر مندی سے جھکتے لاک میں دیکھا جہاں تر باقی تھیلیاں پڑی تھیں، بس ایک وائٹ کلر کی تھیلی نہیں تھی۔ یہ ڈائمنڈ کچھ دن پہلے ہی اسمگلر ہو کر آئے تھے اور ان کی قیمت مارکیٹ میں لگ بھگ 100 کروڑ کے قریب تھی، جبکہ اسمگلر ہونے کی وجہ سے انہیں محض 50 کروڑ ملے تھے۔ افنان نے زور سے ہاتھ مارا تھا غصے میں، اسی وقت اس کی نظر اوپر والے شیلف پر پڑی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کیسے؟ اس نے تھیلی کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تھیلی لاکر سے باہر تھی۔ اتنی بڑی غلطی! افنان نے فوراً اسے کھول کر دیکھا اور گنا۔ تعداد میں پورے تھے۔ شاید برہان سے بات کرتے اسے یاد ہی نہیں رہا انہیں اندر رکھنا اور جلدی سے نکل گیا۔ افنان نے انہیں اندر رکھا تبھی فہیم نے ڈاکٹر لقمان کے آنے کی اطلاع دی۔ اوکے میں آتا ہوں۔ اچھے سے لاکر کو لاک کر کے وہ باہر آیا۔ کیا ہوا افنان؟ خیریت؟ تم پوری بات بھی نہیں بتائی۔ کیا ہوا؟ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ آؤ، افنان کہتے روم کی طرف بڑھا تو ڈاکٹر لقمان بھی اس کے ہم قدم ہوئے۔ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے سامنے بیہوش لڑکی کو دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی اور تم اسے یہاں لے آئے۔ لقمان کہہ رہے تھے یہ ایک پرسنل اپارٹمنٹ تھا، یہاں ہرگز کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں برہان، افنان کے علاوہ ناصر یا پھر فہیم آتے تھے اور پھر ان چاروں کے علاوہ ڈاکٹر رومان کو اس جگہ کا پتہ تھا، مگر وہ کبھی یہاں آیا نہیں تھا۔ بس ایک بار ان کا آنا ہوا تھا جب افنان کو گولی لگی تھی 2 سال پہلے، تب اس کے بعد آج پھر آنے کا اتفاق ہوا۔ مجبوری تھی اس لیے لانا پڑا۔ تم پلیز چیک کرو یہ ہوش میں کیوں نہیں آتی۔ ابھی تک بظاہر تو کوئی چوٹ نہیں لگی۔ یار چوٹ تو نہیں لگی، شاید ڈر کے بے ہوش ہو گئی ہے، باقی تو ہوش میں آنے کے بعد پتہ لگے گا۔ اوہ اچھا ہوتا تم یہاں لانے کے بجائے ہاسپٹل لے کر آتے تاکہ میں مکمل چیک اپ ہو جاتا۔ اندرونی چوٹ تو نہیں لگی، مگر چلو اب ہوش میں آ لے پھر ہی پتہ چلے گا۔ جب ہوش میں آئے تو مجھ سے رابطہ کرنا، اگر کہیں درد وغیرہ محسوس کرے تو یہ میڈیسن دے دینا اور کچھ کھلا دینا۔
ओके।